14 IIT जेईई नीट की केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज में बेटा फिर स्वागत है आपका। 13 टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीखा है। आज हम 14 टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपका रैंक बूस्टर क्वेश्चन होने वाला। हर एक क्वेश्चन उस लेवल का कराऊंगा बेटा जिस लेवल से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। मतलब हम एग्जामिनर के माइंड को पकड़ के खेलेंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को पेशेंसली आराम से सीखना। और हाँ बेटा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दो। ये आप क्या करो यार, ये आप नहीं करते हो तो दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है कि पता नहीं चलता फिर आप कितना सीख पा रहे हो कितना नहीं सीख पा रहे। तो कम से कम कमेंट सेक्शन में जब आंसर दोगे आप तो ये लगेगा कि हाँ आप वाकई में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बेटा सीरीज अपनी रैंक बूस्टर है, बेसिक से हायर लेवल तक हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। 30 क्वेश्चंस यहाँ पर लेने वाला हूँ मैं। किस किस के? 10 ऑर्गेनिक के लेंगे बेटा, 10 फिजिकल के लेंगे और 10 ही इनऑर्गेनिक के लेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। हर एक बेहतरीन क्वेश्चन का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा बेटा क्वेश्चन? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। कितने मोल्स बेटा? 20 मोल्स अमोनिया बनेगा, ठीक है, थ्रू हेबर प्रोसेस। तो मुझे कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए 20 बनाने के लिए? बट जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, बहुत आसानी से टैकल करना है इस क्वेश्चन को। देखो कैसे उसने कहा हेबर प्रोसेस, तो आप पहले हेबर प्रोसेस लिखिए, हेबर्स प्रोसेस। अगर आपको हेबर्स प्रोसेस नहीं आती तो क्वेश्चन हाथ से गया। बेटा हेबर प्रोसेस होती है ये N2 + 3H2 और 2NH3, ठीक है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? आयरन और मोलिब्डेनम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैटलिस्ट होता है इसमें, कैटालिस्ट, ठीक है। देखो अब आप एक चीज देखो कि 2 मोल्स बनाने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3। तो मैं लिख सकता हूं कि 2 मोल्स NH3 के लिए मुझे 3H2 चाहिए। तो बेटा 1 मोल बनाने के लिए कितना चाहिए? 3/2 चाहिए H2। और 20 मोल्स बनाने के लिए कितना चाहिए? 20 NH3। तो 3/2 × 20 H2, 2 से 10 और बेटा 10 से 30। ये लो आंसर है ना। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और शॉर्ट में कर दिया हमने क्वेश्चन। क्लियर है? तो आंसर क्या है? 30। ये रहा आंसर। चलो बहुत सिंपल, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना, ट्रिक समझो क्या कहना चाह रहा है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना है। हेबर प्रोसेस में आयरन और मोलिब्डेनम एज ए कैटालिस्ट होते हैं। क्लियर रहेगा? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ध्यान से पढ़िए इसको, और बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व करना, ठीक है। देखो क्या कह रहा, ये कह रहा 25.3 मतलब 25.3 ग्राम Na2CO3 इज डिजॉल्व। मतलब आपको वेट गिवन है, कितना गिवन है बेटा भाई? 25.3 ग्राम, ओके। ये कह रहा ये डिजॉल्व किया गया इनफ वाटर टू मेक 25 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब वॉल्यूम भी गिवन है बेटा, कितना? 250 ml, ठीक। ये कह रहा है इफ Na2CO3 डिसोशिएट कंप्लीटली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन। मतलब जब मैंने इसको Na2CO3 को वाटर में डाला बेटा तो 2Na+ बना और प्लस CO3 2 नेगेटिव बना। ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको बतानी है, ठीक है। देखो पहले मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेता हूँ एक्वस में कि इसकी मोलरिटी जब मैंने सोडियम कार्बोनेट डिसॉल्व किया तो उसकी कितनी मोलरिटी आई, ठीक है। चेक करते हैं भाई। M निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू V इंटू 1000। क्लियर बेटा? N कैसे निकलता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना मेरे पास? 25.3। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 106 इंटू 1000 करो और अपॉन में वॉल्यूम कितना बेटा इसका? कितना वॉल्यूम इसका? 250। ये लो भाई 250 वॉल्यूम आ गया। क्लियर बात? सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ से मोलरिटी आ जाएगी कितना है भाई? यहाँ से 4 टाइम्स, ठीक है।
4 से ये कटता है क्या, 4 दूनी 8, नहीं 2 से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ये लो 53। 53 से ये कटता है क्या, नहीं कटेगा, तो ये आएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 506, एक के बाद पॉइंट है, चलो, और ये 53, ठीक है बेटा। ये 50.6 और ये 53, तो समथिंग ये 0.955 जाएगा। क्लियर बात। अब देखना भाई, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आई है इसकी, जब मैं इसको डिसोसिएट करता हूँ तो जो डिसोसिएट होगा इसका मतलब ये भी इतना ही रहेगा 0.955, बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 लगा है, और ये कितना रहेगा 0.955 ही रहेगा। तो देखो CO3 2 नेगेटिव, तो ये है 0.955, देखो किधर है भाई, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है, बेटा आंसर तो हो गया, ये लो आंसर एक सही हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 2 9 18, 1 19, एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये लो, अच्छा 3 के बाद 1 2 3, ये लो आ गया आंसर। क्लियर है। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन ना अक्सर गलत होते हैं बच्चों से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। In a given atom, no 2 electrons can have same value for all 4 quantum number। ये तो एक रूल है बेटा, दिस इज कॉल्ड, ये किसने कहा था, देखो यहाँ पर मैंने 4 रूल्स ऑप्शन में दिए हैं आपको, तो पहले हम 4 रूल्स को देखेंगे क्या होता है। हॉर्न्स रूल क्या होता है बेटा, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ध्यान रखना आपको, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, पहला ये तो हॉर्न्स कहता। आफ्वा कहता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अनसर्टेनिटी क्या कहता बेटा, डेल एक्स डेल पी नॉट मेजर साइमल्टेनियस टू ईच अदर, ये रूल बताता है ना, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम किसी पार्टिकल्स का मैं एक ही साथ डिफाइन नहीं कर सकता, एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकता, ये बताता है कौन, ये अनसर्टेनिटी। पॉली क्या कहता है बेटा, पॉली कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, और यही मुझसे पूछा था, दैट इज द आंसर डी। देखो लिखा हुआ है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी इक्वल नहीं होती है। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कॉन्सेप्ट ऑल रूल्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट मुझे आंसर बता, बोला है गाइस, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आसानी से और मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। आराम से पढ़ो बेटा, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अनसर्टेनली इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब पोजीशन हमें बतानी है इसमें, तो डेल एक्स बताना है, वेलोसिटी गिवन है और अनसर्टेनली है उसमें 0.001%। तो बेटा कैसे बताएंगे, आपको हिंसबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल आता है, क्या कहता है भाई, डेल एक्स डेल पी एच अपॉन 4 पाई, यही होता है बेटा। डेल एक्स आपको बताना है, अब कहोगे सर पी मोमेंटम तो गिवन नहीं है बच्चों। डेल पी क्या होता है, यही तो होता है एम डेल वी, ये होता है बेटा, है ना। चलो सारी वैल्यूज गिवन है मुझे, इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल एक्स, इसको नीचे लेके जाओ, एच अपॉन 4 पाई एम डेल वी, लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से निकालूंगा। अब दिक्कत ये है कि मुझे वेलोसिटी जो है बेटा
वो गिवन ये है ना। और ये क्या कह रहा है कि उसमें अनसर्टेनिटी इतना है, कितना 0.01%। इसका मतलब जो ये अनसर्टेनिटी आई है ना यहाँ पर, मुझे एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है कितनी होगी। बात समझे? देखो क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। ये कह पोजीशन मुझे बताना है मूविंग वेलोसिटी ऑफ दिस। जब इस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था ना तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आई बेटा, इतनी आई है। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं एक्चुअल वेलोसिटी निकालूंगा उसकी। समझ गए बात को? चलो कैसे निकालेंगे देखो भाई। 3 × 10⁴ में अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.01%। परसेंट मतलब 100 करो। क्या आएगा ये, मुझे पता है कि यहाँ पर 3 जीरो लगे, 10⁻³ करो। ओके ठीक है भाई। क्या आएगा आंसर, 3। इसको ये लिख सकता हूँ क्या, 3 × 10⁴ बाई 10 और ये 10⁵ बोलो, 3 और 5 कर सकता हूँ बेटा। 4 से 4 पावर चली जाएगी तो 0.3 सेंटीमीटर/सेकंड। ये आई अपने पास में एक्चुअल वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मिनटों में। देखो कैसे। h की वैल्यू पता है मुझे 6.26 × 10⁻⁻27 है ना, अपॉन 4 पाई कितना 22/7 होता है, 22 बेटा 7 को ऊपर लिखो, इंटू m कितना बच्चा हो 9 लिखा है क्या m, मुझे मास तो ये ना m ये लिखा हो बेटा 9.1 × 10⁻⁻28 और इंटू में v कितना था 0.3। बस हो जाएगा सॉल्व। करें भाई। देखो ये तो मुझे पता है 27 और ये 28, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सॉल्व करते रहो भाई। क्या आएगा देखो, 7 × 42, 7 दूनी 14। अच्छा आप ना इसको हटा दो, बेशक से इसको हटा दो, 6.6 रखो। अब देखो 7 × 42 तो 7 × 42 42 और 4 46, एक के बाद पॉइंट लगाओ। चलो ठीक है, इंटू 10 मतलब ये भी हट गया यहाँ से, तो ये आ गया अपने पास में 2 अपॉन ये ख़त्म है 22 × 88 है ना, और इंटू 9.1 × 0.3 करो भाई। 4 से कटता है क्या, 4 × 4 4 से ही नहीं जाएगा भाई, 2 से ही जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना बेटा, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना फटाफट से। ठीक है, तो ये आएगा 1.98 के समथिंग। देखो किधर है 93 सेंटीमीटर। देखो किधर है, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। किधर है, ये रहा आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बस मुझे क्या बताना था इसमें अच्छे से आपको कि पहले इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। P की वैल्यू यहाँ से रखेंगे इसमें, और यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पर जो V निकालनी है आपको, ये इस अनसर्टेनिटी से निकालनी है, जो कि इसकी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अनसर्टेनिटी किसकी है बेटा, 3 × 10⁴ की है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। कह रहा बेटा द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा जैसे ही ये वर्ड दिखा आप लिखोगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी बेटा, 75 जूल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये कह रहा व्हेन 1 किलोजूल ऑफ हीट, 1 किलोजूल क्या बेटा, हीट मतलब Q कितनी है, 1000 जूल। ठीक है, 1 किलोजूल का मतलब 1000 जूल। ये कह रहा है सप्लाइड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट कितना वाटर का, 100 ग्राम, विच इज फ्री टू एक्सपेंड, जो कि फ्री एक्सपेंड हो रहा है। कह रहा था इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? देखो मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है कि हीट कैपेसिटी वाटर की गिवन है आपको, और अगर मैंने उसमें 1 किलोजूल हीट अप्लाई की तो वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज होगा, ये आपसे पूछा है। बहुत सिंपल। देखो हमें ये पता है बेटा कि अपने पास में Q जो होता है हीट, NCP dt होता है।
पता आपको, Q इक्वल टू NCP dt। मुझे क्या निकालना, चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो क्या करना पड़ेगा भाई, Q कितना है 1000 जूल अपॉन NCP कितना बटा 75 इक्वल टू dt आ जाएगा। ओके, देखिए N मुझे निकालना, N क्या बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, कितने में 100 ग्राम, एक ऐसे निकलेगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स। चलो 1000 और ये 100/18 इंटू 75, 2 0 से 0 कैंसल। इसको ऊपर लेकर जाइए बेटा, ये आएगा अपने पास में 18 बाई कितना हो जाएगा, 18/2 0 से 0 कैंसल, 18/75 इंटू 10 मतलब 180/75। मुझे पता 75 दूनी 150, 2 पॉइंट में आएगा बेटा, है ना। 150 3 बचेंगे, 7 21 7 चौक 28, 7 5 35 4, बस 2.4 केल्विन। क्लियर बात। नोटो बेटा किधर है, 6 9 1.2 2 पॉइंट, यस दिस इज द आंसर। अगर आपको फॉर्मूला पता था, कॉन्सेप्ट पता था, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। Considering the entropy of a thermodynamic parameter of Cartesian for spontaneous any process, बेटा एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स और एंट्रोपी ऑफ एनी प्रोसेस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा इंक्रीज होती है, ये बात ध्यान रखना है। ऑलवेज क्या होती है बेटा, टोटल जो एंट्रोपी होती है एस टोटल, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। दूसरी बात बेटा, ये रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस होंगी सारी की सारी इरिवर्सिबल होती हैं, ध्यान रखनी है आपको ये बात। और इरिवर्सिबल है तो बैक आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। देखो क्या है, सिस्टम ग्रेटर देन नो, सराउंडिंग नो, सिस्टम सराउंडिंग डिफरेंस नो, प्लस दोनों का टोटल मिलाकर, यस दिस इज द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार अच्छे से पढ़ो इसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। आपसे पूछा Kp और Kc नॉट इक्वल, क्या आपको रिलेशन पता है इनका, Kp इक्वल टू Kc RT डेल N, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, डिफरेंस है बेटा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, ठीक है। देखो अब ये इक्वल कब हो सकता है बेटा, जब ये वैल्यू 0, क्योंकि अगर किसी की पावर 0 हो जाए, अगर डेल N इक्वल टू 0 हो जाए तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या आ जाएगा ये, Kp इक्वल टू Kc, ठीक है। क्या बोला मैंने, डेल N क्या होता है, डिफरेंस है बेटा, क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स in product and reactant in gaseous phase। ये भी ध्यान रखना आपको, किस फेज में होना चाहिए, गैसियस फेज, ठीक है। देखते हैं 0 किस में आता है, तभी इक्वल हो पाएगा बच्चों, वरना इक्वल नहीं होगा। देखो यहाँ कितने फेज है बेटा, 2, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 2 में से 2 गए, 0, इसमें इक्वल है। Br2 यहाँ 2 मोल है बेटा, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, ये भी 2 मोल, ये भी 0, तो ये भी होगा। PCl5 1 मोल है बेटा, और ये गैस से गैस, ये 2 मोल हो गए, यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ भी 2 मोल्स हैं और ये भी 2 मोल्स हैं, यहाँ भी 0 होगा। तो आंसर ये इसमें नॉट इक्वल होगा। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा है तो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। देखो क्या कह रहा है, मेरा डाइबेसिक एसिड करेक्ट ऑर्डर इज। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डाइबेसिक एसिड होते क्या हैं। क्या डाइबेसिक मतलब 2 बेस होने चाहिए क्या, नो, मतलब डाइबेसिक एसिड वो होगा जो 2H+ रिलीज करेगा। अब तो आपके माइंड में आ गया होगा सर एक H2SO4 हो सकता है,
सर एक H2CO3 हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं वे दोनों। अब ये कह रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बी, ए बी मतलब 1 2 किस में ज़्यादा होगा, किस में कम, या इक्वल होंगे दोनों ही। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो बेटा जो एक हाइड्रोजन टूटेगा क्या दूसरा हाइड्रोजन भी सेम स्पीड से टूटेगा, सेम स्ट्रेंथ से टूटेगा, ये कहना चाह रहा। देखो ये अभी है फिलहाल बेटा न्यूट्रल, कैसा है न्यूट्रल, और ये एसिड है। एसिड किस वजह से है, इसकी वजह से, ये लिखा मैंने के डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब क्या बना बेटा, ये नेगेटिव चार्ज आया, अब ये बन गया लेविस बेस। समझ में आई बात? अब बेस की प्रॉपर्टी तो क्या होती है, डोनेशन की होती है, तो ये खींचे क्यों, तो के ए ज़्यादा होगा किससे, अगर ये यहाँ से टूटेगा ऐसे तो ये यहाँ पे बनेगा Ka2, तो Ka1 ज़्यादा है 2 से, क्योंकि ये होगा वीक एसिड। पहला प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकंड प्रोटॉन। क्लियर रहेगी बात? ढूंढो Ka1 Ka2 से ज़्यादा है, 9 Ka2 ज़्यादा, यस बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा बच्चों, पढ़ो ध्यान से, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए 101%। देखो ये कह रहा 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। बेटा एक केन शुगर है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कितना है, 5% सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक है विद 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। एक कोई और सॉल्यूशन है वो 1% है, और ये दोनों क्या है बच्चों, आइसोटोनिक, मतलब इनका ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो दोनों का क्या है, सेम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकलता, पाई इक्वल टू CRT। तो यहाँ पे बेटा पाई इक्वल टू CRT होगा, ये पाई 1 के लिए, ये पाई 2 के लिए, ठीक है। पूछा कि आपसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। देखो बेटा जब पाई 1 पाई 2 इक्वल है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि C1RT इक्वल टू C2RT, RT से RT कैंसिल हो गया, कंसंट्रेशन निकालिए भाई, क्या होता है N/V, यहाँ भी क्या हो जाएगा N/V, ये N1 है ये N2 है, ठीक है। और वॉल्यूम से वॉल्यूम हटाइए, मतलब N1 इक्वल टू N2 हो गया, तभी तो भाई क्या है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल हो गया, क्योंकि RT तो कांस्टेंट रहा। तो बेटा हुआ क्या, N वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये 1 1 ये 2 2। देखो इससे ही निकाल देंगे हम इसका आंसर। कैसे बेटा, 5% मतलब 5 ग्राम। M1 कितना है शुगर का, शुगर है बेटा, शुगर का कितना होता है 342 होता है वेट, मॉलिक्यूलर वेट 342 इक्वल टू W2 मुझे गिवन है 1 ग्राम, और ये कितना है M2 मुझे निकालना है। ज़रा सॉल्व कर दीजिए बेटा, M2 को इधर ले आइए, बाकी को इधर ले जाइए, क्या आएगा M2 इक्वल टू 340/5 दैट इज 68.5 हो गया आंसर। बहुत सिंपल, देखो किधर है, नो दैट इज नो। क्लियर हुआ? क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो फटाफट, ध्यान से पढ़ करना आंसर बताओ। ऑप्शन बता दीजिए कमेंट बॉक्स में बस। द टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट कांस्टेंट के, बेटा जब भी आ जाए टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट कांस्टेंट, ये अरेनियस इक्वेशन होती है, ध्यान रखनी है आपको, अरेनियस इक्वेशन टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है, और होती क्या बेटा, K इक्वल टू AE माइनस EA/RT, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लॉग कीजिए, लॉग K इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, लॉग A माइनस EA/RT, ये कंप्लीट बनती है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, इसको ये लिख सकते हैं कि Km इक्वल टू Y माइनस एक्स। जल्दी बताओ, अगर मैं इसका प्लॉट बनाऊं, Y क्या हो गया, इंटरसेप्ट है ना, और ये क्या हो गया बेटा, X क्या हो गया यहाँ पर, स्लोप, ठीक है, X क्या हो गया यहाँ पर, स्लोप हो गया।
तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन टर्म ऑफ अरेनियस, ये वाली इक्वेशन थी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग। एक्टिवेशन एनर्जी को किसके प्लॉट से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बेटा, हमें ये पता है कि एक तो लॉग के होगा, ये तो श्योर है भाई, क्योंकि इसके और इसके बीच में ही बनेगा प्लॉट, मतलब लॉग के होना चाहिए वर्सेस एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, आर कांस्टेंट है, इसका मतलब 1/T बनना चाहिए। यस और नो बेटा, ये क्या है, ये तो इंटरसेप्ट है, मुझे निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर कांस्टेंट है, उसको लिखेंगे नहीं, तो क्या आएगा, 1/T आएगा, बोलो 1/T आएगा। तो हमने लॉग के वर्सेस 1/T प्लॉट बनाया, ढूंढो, लॉग के लॉग टी नो, के टी ना, के लॉग नो, लॉग के वीएस 1/T, यस, दिस इज द आंसर। तो ऐसी क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन रेस्पेक्टिव। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना क्या करना है तुम्हें, ये वैल्यू फिक्स नहीं है बेटा, कुछ भी हो आपको बस ध्यान रखना है कि कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, बस वही अपना आंसर है। अब ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकती थी भाई, यहाँ की जगह 9 पॉइंट की जगह 11 पॉइंट होता, 8 की जगह 2 पॉइंट कुछ होता, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या, मैं आपको सिखाता हूँ इसको, ठीक है। देखो कि बेरिलियम है और बोरॉन, बस आप मुझे ये समझाइए कि सर किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, एटॉमिक नंबर कितना बेटा, 4, एटॉमिक नंबर कितना, 5, 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p1। मुझे पता है आउटर सेल से, क्योंकि अनस्टेबल स्टेट है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, और ये कंप्लीट फील्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है ना, क्लियर है। तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, कंप्लीट फील्ड है, इसलिए ये आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होगी इसकी क्या होगी, हाई होगी, और इसकी क्या होगी बेटा, लो होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, और इसके निकालने से इसमें क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये लो, एक इलेक्ट्रॉन गया, दैट इज स्टेबल, बट इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला, पहली बात तो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पर। बात समझ में आई। तो इसका मतलब बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्या, बोरॉन। तो अब मुझे ये देखना है, पहले बेरिलियम है तो इसकी वैल्यू हाई होगी, इसकी लो, ढूंढो किधर है, ये लो हाई हटाओ, बराबर हटाओ हटाओ, दैट इज द आंसर। बोलो बात क्लियर। देखो एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, मान लो 4 कोई एलिमेंट गिवन होते और उनकी वैल्यू गिवन होती, जैसे कितनी मैंने लिख दिया आपने, 1500 1200 2000 और यहाँ पर लिख दिया एक 5000, ठीक है। और यहाँ एलिमेंट लिखे होते जैसे क्या, सोडियम, सोडियम लिखा, फ्लोरीन लिख दिया, नियॉन लिख दिया, और क्या लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। अब मुझे ये पता है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए मैचिंग कीजिए, भाई ये वैल्यू फिक्स हो रही है, कुछ भी हो सकता है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। और कॉन्सेप्ट से मतलब कैसे, मुझे ये पता है कि नियॉन नोबल गैस है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाई रहेगी, इसका मतलब इसका आंसर ये है 5। उसके बाद किसकी होती है भाई, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, उसका ये है। उसके बाद ऑक्सीजन होती है, दैट ये है, और ये फ्लोरीन। चलो तो ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ध्यान रखना बेटा, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ गए बात को। चलो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बच्चों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, हेड्रल स्ट्रक्चर कब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3, तभी हो सकता है, वरना टेट्राहेड्रल नहीं बन पाएगा। समझ के बात को। देखो कैसे, अब आप कहोगे सर sp3 कैसे आएगा, ठीक है। देखो मैंने आपको 2 ट्रिक सिखाई थी बेटा, पहली ट्रिक यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी ट्रिक यहाँ लिखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर।
अगर इनका सम 2 आता है तो ये s और p, 2 मतलब 2 ऑर्बिटल, 3 आता है तो sp2, s तो अकेला ही होता ना, p 3 होते हैं, और अगर ये 4 आता है तो sp3, ये आ गया भाई। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 से लेकर कितने हो 8, तो उसको डिवाइड करना 2 से, देन ये वैल्यू अगर 2 आई, 3 आई, 4 आई, तो फिर से वही चीज़, 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2 और 4 के लिए sp3। और अगर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 से 52 होते हैं तो इसको डिवाइड करना आपको 8 से। फिर से वही बात बेटा, अगर ये 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 और 6 आया, ठीक है, इसमें तो इवन 7 भी आ जाता है, तो 1 2 है तो 2 ऑर्बिटल केवल, 3 है तो 3 ऑर्बिटल, 4 है तो 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, और 6 है तो 6, और 7 है तो 7, करके देख लेना, आंसर आएगा। ठीक है, देखो BH4, मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो ऑलवेज कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, सिग्मा, है ना। चलो इसको तो मैं इसी से निकाल लूँगा, 4 हाइड्रोजन सिग्मा है तो 4 सिग्मा, इसका मतलब sp3, तो ये TD है। BH3 3 सिग्मा है तो इसका मतलब ये sp2 है। आंसर तो ये हो गया अपना, ठीक है, ये TD नहीं है। NH4 4 सिग्मा, ये भी क्या है, TD है। डी 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 4 हो गए, ये भी अपना TD है। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। BH3 इसमें से टेट्राहेड्रल नहीं बनाने वाला, वो बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो आप मुझे बस इतना समझा दीजिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट्स लार्जेस्ट आयन में बनेगा, ध्यान रखना लार्जेस्ट आयन में बनेगा और अचीव करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या सबको चेक कर लें, करें भाई। फ्लोरीन F नेगेटिव में बनेगा तब बनाएगा नियोन वाली कॉन्फ़िगरेशन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब 3 नेगेटिव बनेगा तब बनाएगा नियोन कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब बनाएगा नियोन वाले, और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब बनेगा ये नियोन। अब आपको ये बताना है कि ये जो आयंस मैंने बनाए हैं बच्चों, इनमें से लार्जेस्ट आयन किसका है, क्योंकि चारों ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है। बताइए आप कौन सा आंसर है, जल्दी बताइए। यस, मोर नेगेटिव मोर साइज, दिस इज द आंसर बी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट, दैट उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करो। क्वेश्चन नंबर 14, XeF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विद, बेटा आसान क्वेश्चन है। आइसो स्ट्रक्चरल का और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आज। बताओ क्या आंसर। देखो एक मॉलिक्यूल होता है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और एक होता बच्चों आइसो स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, बोथ मॉलिक्यूल्स। दो कोई मॉलिक्यूल से बेटा उनका स्ट्रक्चर सेम होगा तो उसको आइसो स्ट्रक्चर बोलेंगे। समझ में आई बात। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, सेम इन बोथ मॉलिक्यूल्स। एक एक एग्जांपल भी देंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो कैसे। हमने लिखा बेटा एक CO, ठीक, और एक लिख दिया NO+। बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, ऑक्सीजन की 8, टोटल 14। नाइट्रोजन के पास 7 प्लस ऑक्सीजन के पास 8, लेकिन एक माइनस, टोटल ये भी 14। बोलो हो गया 14, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो स्ट्रक्चरल की अगर हम बात कर लें, जैसे देखो क्या करेंगे हमने लिखा एक मॉलिक्यूल BCl3 लिख दिया और एक मॉलिक्यूल लिख दिया हमने BH3 या BF3 कर लो इसको। दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं। कैसे बेटा,
क्योंकि बोरॉन भी यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर है ऐसे ही, और यहाँ पर भी बोरॉन ट्रायंगुलर प्लेनर है ऐसे ही। तो ये क्या है मेरे पास में आइसोस्ट्रक्चरल। तो अब मुझे ये बताना है कि इनमें से जीनोन किसके साथ आइसोस्ट्रक्चरल है। इसका मतलब पहले मुझे जीनोन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। देखो कैसे करेंगे। जीनोन F2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए भाई, HCF2 कैसे निकालेंगे, मैंने ट्रिक बता रखी है आप लोगों को। जीनोन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा इसके पास में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जीनोन कितने बच्चों, इसके बाद 8। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 गुना 2, 7 दूनी 14 और 8 22। 22 आया मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो किससे डिवाइड करोगे, 22 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 दूनी 16, कितने बचे बेटा 6, 6 को डिवाइड कितने से करोगे, फिर 6 आया तो 2, 2 3 6, टोटल कितना आया बेटा 5। ठीक है, इसका मतलब 5 ऑर्बिटल हो गई, और अगर 5 ऑर्बिटल हुए बेटा तो ये आया sp3d। ठीक, अच्छा कुछ लॉन पेयर भी है क्या, लॉन पेयर निकालना सीखो, कैसे निकालेंगे कि यहाँ 5 आया, सराउंडिंग में कितना बेटा 2, तो जो भी ऑर्बिटल आया उसको सराउंडिंग से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 5 - 2 = 3। इसका मतलब इसमें 3 लॉन पेयर हैं। तो अब स्ट्रक्चर बनाइए, इसका क्या बनेगा बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आया, तो मुझे पता है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसका स्ट्रक्चर ये बनता है tbp। दोनों फ्लोरीन है बेटा, यहाँ रखिए दोनों फ्लोरीन्स को, और लॉन पेयर्स को यहाँ रख दीजिए। तो ये जो स्ट्रक्चर आया बेटा ये आया इसका लीनियर, कैसा आया लीनियर। अब मुझे इनमें से देखना कि लीनियर कौन बनाएगा। देखो BaCl2 Sb तो बनाने वाला नहीं है भाई, ठीक है, Ba की बात बाद में करेंगे क्योंकि ये TeF2 की बात बाद में करेंगे, पहले इसके लिए क्योंकि सब में 2 2 है। ठीक है, अब ICl2 नेगेटिव देखते हैं। एक आयोडीन में इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 7, प्लस एक क्लोरीन में कितने 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये भी कितना आया 22। इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ तो जैसे 22 का मैंने यहाँ से निकाला सेम वैसे यहाँ पर आएगा बच्चों, क्लियर। तो इसका मतलब इसका भी स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है, इसका भी स्ट्रक्चर ये बनने वाला है, यहाँ क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन, ये भी लीनियर। तो दैट इज अपना आंसर हो चुका, क्लियर है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू नीट एंड जेईई सिलेबस। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और पी ब्लॉक से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बेटा, एक सल्फर वाला है, एक क्लोरीन वाला है और एक फॉस्फोरस वाला है। तीनों आप करके जाओगे एग्जाम के लिए, ध्यान रखना है तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर ऑक्सो एसिड्स हैं और यहाँ उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, आपको मैचिंग करना। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे लेकिन हम मैचिंग से ऑप्शन बनाएंगे, ठीक है। देखो ठीक है बेटा, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसने बोला डाइसल्फ्यूरिक, समझ जाओ यहाँ से परऑक्सो है, ये बात कर रहा है H2H2O8 की, ठीक है। इसको एक नाम और बोलते हैं बेटा मार्शल एसिड, ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं मार्शल एसिड, ठीक है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड इसको आप जानते ही हो बहुत अच्छे से, H2SO4। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये है बेटा H2S2O7, इसका भी नाम है कैरो एसिड, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना, कैरो एसिड मार्शल एसिड। सल्फरस इसको भी आप जानते होंगे H2SO3। अब मुझे इसमें बॉन्ड्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो पहले सल्फ्यूरिक एसिड जो आपको पता है, ताकि डिफ्रेंशिएट एक होता है, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आप सब लोगों को पता है सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा बनता है, मतलब क्या है, दो तो उसमें SOH है और 2 S डबल बॉन्ड है, ढूंढो। ये 3 वाला तो नहीं है जिसमें 3 है, एक ये है 2SOH और 1S, नो 2SOH ना, ये रहा, यही है। मतलब हमारे पास में जो ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड का, वो है 4th। चलो 4th का किस्सा तो हो गया ख़त्म, ठीक है। अब 3 बचे, इसकी बात कर लो, S डबल बॉन्डो
और क्या बचेगा बेटा OH और एक और OH और एक, अब क्या बचा, हो गए कंप्लीट H2SO3। मतलब दो तो है इसमें OH और एक है इसमें ऑक्सीजन। ढूंढो किधर है, 2 OH 1। तो चलो इसका भी खेल खत्म, सल्फरस का, ये अपना D। ठीक है, अब रह गए 2 इंपॉर्टेंट। बनाएंगे दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान से देखना भाई। मार्शल है, परोक्सो है। आपको पता परोक्सो लिंकेज क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली लिंकेज। आंसर यहीं से आ जाएगा। किधर है भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाली लिंकेज, ये रही। बस खेल खत्म, आंसर हो गया भाई, ये फर्स्ट का और ये थर्ड का। चलो आंसर तो हो गया, लेकिन फिर भी मैं इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखो कैसे। पहले हम इसका लेते हैं H2O8 का। कैसे बनेगा बेटा, S डबल बॉन्ड O OH, परोक्सो लिंकेज हो गया, डबल बॉन्ड O OH। देखो दो तो हो गए SOH, एक हो गया इसमें SOOS और 4 हो गए इसमें S डबल बॉन्ड O। देखो किधर है, ए था ना, ये रहा 4SO1, ये नहीं 4SO 2SOH और 1 ये। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या आएगा पायरो में, इसमें यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगी, बस बात खत्म। क्लियर है। तो बेटा जो मैंने आपको बताया ना 3 एसिड्स, कौन कौन से ऑक्सो, क्लोरीन वाला, फॉस्फोरस वाला और सल्फर वाला, 101% करके जाना, एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा बेटा, द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म। देखो सिलिकॉन से हम स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनाते हैं बेटा, एक ब्रांच बनाते हैं और एक स्टॉपिंग यूनिट करते हैं। तीनों चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा ताकि आपका सिलिकॉन से जो क्वेश्चन आए वो आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो बेटा हमारे पास में यूनिट होती है CH3SiCl4। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अगर मैं इसमें हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये बनेगा बेटा CH3, अच्छा Cl3 है, ठीक है, और SiOH की थ्राइस। अब बेटा मैं इस OH की थ्राइस को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ CH3, यहाँ सिलिकॉन, इधर OH। चलो इधर लिख लो आप किसको, CH3 को, इधर OH, इधर OH और इधर OH। देखना ध्यान से। अब इसमें क्या होगा बेटा कि इधर भी पॉलीमर बन सकता है, और क्योंकि दूसरी यूनिट में भी ऐसा होगा और नीचे भी। इसका मतलब इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, इसमें तो इधर भी बढ़ता रहेगा और इधर नीचे भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक तो ये है, ये तो बनाएगा तुम्हारा कैसा, ब्रांच पॉलीमर। ठीक है, दूसरा है मेरे पास में, अगर मैं CH3 को 2 टाइम्स ले लूँ और Si क्या कर दूँ Cl2, तो क्या बनेगा बेटा, Si इधर CH3 2 टाइम्स, दैट इज यहाँ बनेगा OH 2 टाइम्स। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ SiCH3, इधर भी CH3, OH। अब देखो पॉलीमर या तो इधर बढ़ेगा या इधर बढ़ेगा, तो ये लीनियर हुआ। यही हमसे पूछा था कि चेन, स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन तो इसमें बन सकती है। क्लियर हुआ, समझ में आया। देखो ढूंढो किधर है ये, इसमें बन सकती है कि नहीं, इसमें तो क्रॉस बनेगा, इसमें बन सकता है, इसमें पॉलीमर ही नहीं बनेगा, इसमें बन सकता है, यस यही तो है यूनिट। और ये क्या बेटा, यही यूनिट है स्टॉपिंग यूनिट, ध्यान रखनी है आपको। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। ठीक है, सिलिकॉन की ये स्टॉपिंग यूनिट, ये पॉलीमर आगे नहीं बनने देगी अगर किसी पॉलीमर चेन में ये लगा रहेगा तो। ठीक है, तो 3 पॉइंट थे इस पॉलीमराइजेशन से जो मैंने आपको क्लियर किए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा इंपोर्टेंट में डालिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इनऑर्गेनिक की रिएक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। आपको कम से कम 10 इनऑर्गेनिक की P ब्लॉक एलिमेंट की रिएक्शन याद करके जानी है। ठीक है, मैं सारी रिएक्शन बताऊंगा, 1 शॉट बनाऊंगा उसका भी 10 रिएक्शन का। देखो सल्फर ट्राइऑक्साइड ये करा है SO3 कैन बी ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सबका रिएक्शन तुम्हें आना चाहिए, हो सकता है आगे इसका पूछा जा सकता है, इसका या इसका पूछा जा सकता है, लेकिन 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे। देखो
CaSO4 अगर बच्चों कार्बन डालकर हीट कर रहे हैं इसको तो ये बनता है CaS प्लस में CO। यहाँ 4 कार्बन चाहिए बेटा इसके लिए क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, दैट इज लाइक दिस। ठीक, ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और अगर यहाँ पर ये 2 कार्बन लेता तो यहाँ CO2 बनता। ध्यान रखना है, कितना कार्बन लेता अगर 2 कार्बन तो ये 2CO2 बनता। ओके, और प्लस CaS बनता। तो इसमें तो CO2 बना और CS बना, इसका मतलब SO3 इसमें नहीं बना। बी ऑप्शन में आते हैं बेटा, जब इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये बनाता है Fe2O3 प्लस में SO3। यस, यहाँ बना भाई सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बनता है अभी। जब इससे बनता है तो बेटा ये SO2 गैस बनाता है और H2O बनाता है। ये भी ध्यान रखना आपको, सल्फर किसमें, H2SO4 में। इसमें क्या बनाएगा बेटा, PCl5 है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एक तो बनेगा POCl3, एक बनेगा HCl और एक बनता है यहाँ पर ClO3SH। ठीक, अगर ये कह दे कि PCl5 एक्सेस में है तो क्या बनेगा भाई, तो POCl3 तो बनेगा, साथ में HCl भी बनेगा, लेकिन इस बार बनेगा SO2Cl2। ध्यान रखनी है ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। ओके, दैट इज अपना आंसर आ ही चुका है, इसमें भी नहीं बना। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18, इन बोरेक्स बीट टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म। बोरेक्स बीट टेस्ट में कौन सा कंपाउंड बनता है और कौन सा कलर देता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से आंसर करना बेटा। बोरेक्स, सबसे पहले तो आपको बोरेक्स का ही फॉर्मूला पता हो, बोरेक्स फॉर्मूला। इसका दूसरा नाम क्या बेटा, सुहागा। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये बनता बच्चों। जब मैं इसको हीट करता हूँ तो पहले स्टेप में बनता है Na2B4O7, मतलब वाटर कंप्लीटली बाहर। इसके बाद इसको अगर फर्दर हीट किया तो बनता बेटा सोडियम मेटाबोरेट NaBO2। क्या नाम है इसका, सोडियम मेटाबोरेट। और यही मॉलिक्यूल है बेटा जो बोरेक्स बीट टेस्ट देता है, मतलब ये कलर प्रोवाइड करता मेटल के साथ। जैसे कॉपर है, अगर कॉपर लगा तो ब्लू कलर आएगा, आयरन लगा ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, तो वो सारे कलर ये प्रोवाइड करता है। चलो, तो अपना आंसर किसका है बेटा, ऑर्थोबोरेट नो, मेटा यस, डबल नहीं है, टेट्रा नहीं है। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार ढंग से और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में डालो। Which of the following ions exhibit DD transition and paramagnetism as well? बेटा DD ट्रांजिशन भी वही मॉलिक्यूल दे सकता है जो पैरामैग्नेटिक हो। ट्रांजिशन कौन शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। अब आप कहोगे सर पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि उसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। क्या होता है उसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देखो सबको निकालते हैं भाई। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, 8 2 6 प्लस 6, और क्रोमियम प्लस 6 में क्या होता पता है आपको, पता है क्या होता, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, डोंट वरी। आर्गन कितना 18, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का 24, तो 3d 5 और 4s 1। अगर ये 6 ही इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 3d 0 और 4s भी 0। इसका मतलब ये तो डाईमैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक, तो ये अपना आंसर नहीं है। मतलब क्रोमियम प्लस 6 में डाईमैग्नेटिक होगा, ये आपको कंफर्म हो गया हो। यहाँ कितना बेटा, यहाँ भी प्लस 6, ये भी नहीं है। यहाँ देखें कितना है, मैग्नीज, मैग्नीज जो बनाता है वो प्लस 7 में तो होता है बेटा डाईमैग्नेटिक, और अगर ये प्लस 6 हुआ तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो कितना स्टेट आता है, 8 2 ऊपर है 6 प्लस 6, यस 6 में पैरामैग्नेटिक है, यस, एंड 7 ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो ये डाईमैग्नेटिक है। आंसर आ गया अपना ये।
अब मैं आपको सिखाता हूँ कि डी ट्रांजिशन होती कैसे। देखो बेटा, मुझे ये पता है अगर इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो ये स्प्लिट करेगा डी ऑर्बिटल, है ना। इधर नीचे 3 ऑर्बिटल, इधर नीचे 2 ऑर्बिटल, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये इस डी से एनर्जी जब ये इन्वॉल्व होगा, इसमें कंज्यूम होगा, तो ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा और यहाँ से फिर वापस आएगा यहाँ पर। इसी को बोलते हैं ऊपर नीचे जाने को डी ट्रांजिशन। बोलो बात कंफर्म, यस और नो, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, HgCl2। बेटा एक मेरे पास HgCl2 है और एक I2 है और इनको दोनों को वाटर में डिसॉल्व किया है। किसमें किया है? वाटर में, जिसमें क्या प्रेजेंट ऑलरेडी? I नेगेटिव। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्पीसीज कौन कौन सा फॉर्म होगा जब हम इन दोनों को इसमें डालेंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो फटाफट। क्या आएगा भाई? देखो हमें ये पता है कि HgCl2 जो होता है, अगर आयोडीन डालेंगे तो उसका बनेगा HgI2। बिल्कुल राइट है भाई। लेकिन इसका फॉर्मेशन जो कांस्टेंट है ना, फॉर्मेशन कांस्टेंट आर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए दोबारा से रिएक्शन करेगा I नेगेटिव से और बनाएगा HgI4 नेगेटिव। ढूंढो HgI4 नेगेटिव किधर है? HgI2 नो, 4 नेगेटिव यस, 2 नो, नो। आंसर ही हो गया भाई अपना। और आपको पता है आयोडीन I से तो I3 ही बनाएगा। ये लो यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से आंसर आता तो 2 जगह था ये बेटा। ठीक है, देखो इनऑर्गेनिक के मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो थ्योरी के हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कलर ट्रांजिशन, लिगेंड, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल चलते रहते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो हैं जो हमें नहीं आते हैं, जिनको हम स्किप कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये थ्योरी से क्वेश्चन होते हैं और यही क्वेश्चन रैंक बूस्टर क्वेश्चन होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा, द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ। बेटा सबको पता है विटामिन B12, ध्यान रखना है, विटामिन B12 की वजह से आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि इसमें मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है? मेटल तो बेटा इसमें होता है कोबाल्ट। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि विटामिन B12 में जो मेटल होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखना आपको कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। ओके, और ये भी पूछा जा सकता है आपको कि ये कौन सा मेटल है, ये डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। ठीक है, तो आपको बताना है ये डी ब्लॉक का, और एटॉमिक नंबर कितना है इसका? तो 27 है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्ट से बना सकता है एग्जामिनर। चलो क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। देखो इस क्वेश्चन ने ना आपके 2 पॉइंट को क्लियर किया है। पहला पॉइंट तो ये रिएक्शन, ये कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन जो हमने बनाया NO2, ये कहाँ से बना बेटा? ये बना है बेंजीन से, इससे बना है ये, इससे ये बना है ना। और डाला क्या बेटा इसमें? कॉन्सनट्रेटेड HNO3, दैट इज कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये कह रहा है कि इस रिएक्शन में HNO3 कैसे बिहेव कर रहा है। बात सीधी सी है बेटा, ये रिएक्शन कौन सी होती है पता आपको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला पॉइंट मैंने बोला ना, ये कुछ पॉइंट क्लियर करेगा। पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और उसको भी एरोमेटिक बोल सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा HNO3 का स्ट्रक्चर बनाओ जरा। O नेगेटिव यहाँ प्लस और SO4। बेटा इन दोनों में से बेटर एसिड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? जरा बताओ मुझे। वही आंसर है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें। ये क्यों? क्योंकि एक तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा सल्फर की और दूसरा इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी ज़्यादा है।
है ना, कॉन्सेप्ट सिखाया था ना मैंने। तो यहाँ से अगर H निकलेगा बेटा तो H यहाँ जाएगा पॉजिटिव में, प्लस S डबल बॉन्ड O OH O नेगेटिव। अब क्या होगा भाई, ये लॉन पेयर जो है यहाँ बॉन्ड डोनेट करेगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या बनेगा N, और जब ये डोनेट करेगा तो ये टूटेगा यहाँ से, क्या बनेगा N डबल, या फिर सिंपल समझो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ऐसे डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। देखो ये पहले इसको डोनेट, क्या बना, अब तो टूटेगा, इधर डोनेट और ये H2O बाहर, क्या बना बेटा N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। यही तो है इसका इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन इसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दैट इज ये बनाएगा। अब बेटा आपको ये देखना है कि ये कैसे बिहेव किया, क्योंकि इसने तो क्या डोनेट किया, लॉन पेयर अगर डोनेट किया तो ये तो बेस हो गया, और ये क्या था एसिड, क्योंकि इसने H+ रिलीज किया। ध्यान रखना है नाइट्रिक एसिड हमेशा ऐसा नहीं है कि एसिड होगा, उसका नेचर एसिडिक है, लेकिन H2SO4 के कंपैरिजन में वो वीक है, वो बेस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए आंसर आएगा लाइक दिस। बोलो बात क्लियर, समझ में आया, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा बेटा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जितना लेंथी रहेगा ना, एक बात बता रहा हूँ ध्यान सुनना, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जितना लेंथी रहेगा उतना ही आसान, बस कॉन्सेप्ट तुम्हें पता हो, धड़ाके से आंसर आएगा। देखो ये कह रहा है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिस C3H9N, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। बेटा ये कंपाउंड जो है ना C3H9N, नाइट्रस एसिड क्या होता है HNO2, गिव एन एल्कोहल एंड N2 गैस। बेटा ये डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने वाला प्रोसेस है, डाइएजोनियम। अब आके एक बात बताइए कि डाइएजोनियम सॉल्ट कौन बना सकता है, बस इतनी बता दीजिए। मुझे पता है डाइएजोनियम बनाने के लिए फ्री NH2 चाहिए, ये वाला ढूंढो किस में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है ये प्राइमरी चाहिए था, है ना, ये कह रहा है was gave evolve on warming with CHCl3 and caustic soda। अगर मैं इसको इसी मॉलिक्यूल्स को, है ना, evolve A on warming, तो किसके साथ CHCl3 और caustic soda। ये कौन सी रिएक्शन बेटा, कार्बाइल अमीन, ये कार्बाइल अमीन है, तो C विद रिडक्शन, और कार्बाइल अमीन में बनता क्या बेटा आइसोसाइनाइड, ध्यान रखनी है बात, ठीक है, आइसोसाइनाइड गिव आइसोप्रोपाइल इथाइल अमीन, मतलब आइसोप्रोपाइल, ये N और यहां पर लगेगा CH3। क्लियर बात, ढूंढो जल्दी किधर है बच्चे, आइसोप्रोपाइल होना चाहिए भाई, इसमें आइसोप्रोपाइल थोड़ा ही है, इसमें तो प्रोपाइल है, दो ऑप्शन वैसे ही कट गए थे, और ये आइसोप्रोपाइल है। चलो आंसर हो गया, यस। मैंने क्या बोला तुम्हें, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जितना लेंथी उतना डराएगा तुम्हें, लेकिन वो उतना ही इजी मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, एक नंबर क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 एक नंबर क्वेश्चन, रिएजेंट का है, अच्छे को उड़ा सकता है। क्या कह रहा है कि ये एक मॉलिक्यूल है और इसको ऑक्सीडाइज करके ये बना रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, क्रोमिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NuI भी, कॉपर भी, और ये भी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस आपको बताना करेक्ट आंसर कौन सा। फंस गए ना, ऐसे क्वेश्चनों को देखो कैसे सीखते हैं बेटा। मुझे पता है ये डबल बॉन्ड पर भी रिएक्शन करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, कॉपर तो नहीं करेगा, सॉरी कॉपर तो इस पर रिएक्शन ही नहीं करेगा। NuI याद है क्या है, NaOH प्लस I2, ये हेलो फॉर्म आयोडो फॉर्म कराएगा, और आयोडो फॉर्म के लिए जरूरी है COCH3। मैंने हर सीरीज में इसका एक क्वेश्चन दिया आपको, अगर नहीं आता ना तो बहुत बुरी बात है बेटा, ठीक है। COCH3 NuI ये क्या काम करता है बच्चा, ये काम करेगा, अगर इसमें डाला गया तो CO इसको हटाएगा और यहाँ OH लगाएगा, और इसका बनाएगा क्या CHI3, दैट इज आयोडो फॉर्म। समझ गए बात को, तो दिस इज द आंसर, बाकी सब खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25,
ये क्वेश्चन बेटा आपके 4 रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला है। तो अगर आपको आता है मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दीजिए, नहीं आता तो देखिए। CO बेंजीन के साथ क्या रिएक्शन है? मैंने बोला है अगर CO हो कैसे पहचानते हैं कि गटरमैन है, गटरमैन कोच, दैट इज CO कोच, इसलिए ये गटरमैन कोच, गटरमैन कोच। ओके देखो किधर है, ये दिखाओ गटरमैन कोच। ओके गटरमैन कोच मतलब ए का सेकंड ढूंढो, इस ऑप्शन में ए का सेकंड ढूंढो किधर है। आंसर ही हो गया बेटा ए की ऑप्शन से। ये लो कभी कभार ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें आपको एक ऑप्शन चूज करना, दैट इज आंसर आएगा अपना। चलो बाकी देख लेते हैं। NOx कौन सी है बेटा? हेलो फॉर्म। कहाँ ये रहा, देखो यही था वो नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिया था। NOx इसको लिख सकते हैं NOH प्लस H2 और इसके साथ COHCH3 होना जरूरी है। ये क्या है? एस्टर बनाने वाली प्रोसेस, एस्ट्रिफिकेशन। और ये है HVZ रिएक्शन। किस पोजीशन पर होता है? ये अल्फा पर हेलोजिनेशन होता है, अल्फा हेलोजिनेशन। कहाँ आंसर? ये रहा बेटा। क्लियर रहेगी बात? चलो ये हो गया आपका 25। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर इनिशियोमर। बेटा अगर आपको इनिशियोमर का कॉन्सेप्ट आता तो ही क्वेश्चन होगा, वरना क्वेश्चन नहीं होने वाला। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका क्या आएगा, जल्दी बताओ। देखो पहले ही पढ़ो कि इनिशियोमर होता क्या बेटा। इनिशियोमर ऐसा कंपाउंड जिसमें मिनिमम ध्यान रखने की वाली बात है बेटा 1 कायरल सेंटर हो, मिनिमम तो 1 कायरल सेंटर हो। दूसरी बात मिरर इमेज दे, और जो मिरर इमेज होगी ना वो नॉन सुपर इम्पोज होगी, नॉन सुपर इम्पोज। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो 2 प्रॉपर्टी और बनती है, एक बनता बेटा होमोमर और एक बनता डायस्टेरियोमर। अगर सुपर इम्पोज हुआ मिरर इमेज तो उसको बोलते हैं होमोमर। ओके, और अगर मिरर इमेज ही नहीं हुआ, मिरर इमेज ही नहीं बना तो उसको बोलते हैं डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर। ओके, तो देखो अब इसमें पूछा क्या आपको? इनेंशियोमर पूछा है। तो इनेंशियोमर पूछा तो उसके लिए कायल सेंटर 2 है, मिरर इमेज होनी चाहिए और नॉन सुपर इम्पोज होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्या है ये CH3 प्लेन में है बेटा, HOH। जब इसका मिरर लगाएंगे तो यहाँ पर H आना चाहिए, यहाँ OH, लेकिन ये तो इसकी मिरर इमेज ही नहीं है क्योंकि दोनों OH एक साइड ही है, अपना आंसर नहीं। इसमें देखो OH ये भी OH सेम है तो ये भी नहीं है, मतलब इनमें रिलेशन क्या पता है? डायस्टेरियोमर। इसमें भी क्या है? डायस्टेरियोमर। इसमें आओ OH हाँ अपोजिट है, लेकिन क्या ये मिरर इमेज है बेटा? यहाँ मैंने मिरर लगाया तो जो OH मुझे राइट दिख रहा है वो लेफ्ट दिखेगा, बिल्कुल राइट। जो राइट दिख रहा है वो OH लेफ्ट दिखेगा, बिल्कुल राइट। दिस इज द आंसर। इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी दोनों OH यहाँ पर हैं, है ना? क्लियर। अब मैं आपको एक छोटा सा और तरीका बताता हूँ। अगर मान लो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर आ जाए, इस फॉर्म में ना रहे तो देखो इनेंशियोमर के लिए ना R कॉन्फ़िगरेशन S में चेंज होगी और S चेंज होगी R में, बस ध्यान रखने हैं। जितने भी R होंगे सारे S में, या जितने भी S होंगे सारे R में। डायस्टेरियोमर में R का मतलब 2 कायल सेंटर रहेंगे, अगर दोनों R हैं तो एक का R रहेगा, एक का S, उस तरीके से उसमें इंटरचेंज होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है। ऐसा कंपाउंड बताओ जो मेटामेरिज्म शो करे। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ना एक सेकंड का है, बस 1 सेकंड का। पता है क्यों? देखो मुझे पता है 3 कार्बन में मेटामेरिज्म नहीं बनेगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ पॉलीवैलेंट एटम ही नहीं है, यहाँ पर है। चलो देखो कैसे। अगर मैं इसको ये लिख दूँ बेटा CH2O CH2 CH3, तो मैं इस ऑक्सीजन को बीच में ही क्यों लगाऊं? मैं इसको यहाँ भी तो लगा सकता हूँ। ये लो
दीज आर मेटामर। अब आप कहोगे सर इनमें क्यों नहीं बना, आपने कैसे पहचान लिया? देखो प्रैक्टिस से आएगा बेटा। C3 है, चलो CH3 CH2O CH3, यही बना हो गया ना, C3H8O। बेटा इस ऑक्सीजन को यहाँ फिर शिफ्ट कीजिए तो क्या बनेगा भाई? अब भी इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी इथेन। अब भी इसका नाम मिथॉक्सी इथेन, ये तो बराबर हो गया। तो इसलिए ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनना ही नहीं है। दैट इज आंसर दिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बेटा? इन सोडियम फ्यूजन टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द नाइट्रोजन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू। नाइट्रोजन किस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा? देखो सपोज करो ये मेरे पास अननोन ऑर्गेनिक सैंपल है। कैसा बेटा? अननोन ऑर्गेनिक सैंपल। और मैं ये कह रहा हूं कि इस सैंपल में नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, मैं इसको जब सोडियम के साथ एक्सेप्ट करूंगा तो ये बनेगा बेटा NaCN। और इससे फिर मैं टेस्ट लगाऊंगा आयरन वाले। इससे मैं क्या लगाऊंगा? टेस्ट। अगर ये साइनाइड बनके, लिगेंड बनके इससे टेस्ट देता है तो मैं ये कंफर्म कर दूंगा कि इस सैंपल में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट था। बात समझ में आई मेरी बात? यस। तो कहाँ बेटा? CN साइनाइड। देखो सोडा लाइम तो NaOH प्लस CaO होता है। अच्छा सोडा लाइम, हाँ तो NaNH2 होता है। ठीक है, सोडियम साइनाइड NaCN होता है, नाइट्राइट NaNO2 और ये NaNO3। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल थ्योरी से क्वेश्चन है। आपको तो पता है थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं। रिएक्शन आसान होती है, कैलकुलेशन आसान होती है, बट थ्योरी से क्वेश्चन आए तो प्रॉब्लम है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू इनटू ए मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन। बेटा अगर मैं ये कह दूं हायर हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, क्लियर रहेगी बात? 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 3 8, क्लियर? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब टूटना। ओके, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, नो। क्रैकिंग यस। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, बेटा स्पेंट लाई को सेपरेट करते हैं, सेपरेशन फ्रॉम सोप इंडस्ट्री, याद रखना आपको। ओके, और ये रिड्यूस प्रेशर जो होता है ना, ये किस में काम होता है पता है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे लिक्विड्स में जब हम बॉइलिंग पॉइंट अप्लाई करते हैं, मतलब टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो उतना टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर सकते जितने पर वो बॉयल हो सके। क्योंकि उस पर बॉयल करेंगे उतने टेम्परेचर तो वो टूट जाएगा, वो मॉलिक्यूल खराब हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसका प्रेशर पहले डाउन करेंगे, और प्रेशर डाउन होने से मतलब प्रेशर अप्लाई करेंगे, दैट उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और जब प्रेशर लगाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसी बॉइलिंग पॉइंट पर वो बॉयल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ये आप जानते ही हो, वाटर डालना पड़ेगा इसमें, लेकिन वाटर की कोई बात ही नहीं है तो अपना आंसर क्रैकिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बेटा। ओके, देखो ध्यान से पढ़ो और आंसर दो फटाफट से। एक कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड है बेटा ए, ये कह रहा उसको ट्रीट किया मैंने सोडियम से, कंपाउंड बना बी। अगर इसको ट्रीट किया मैंने किससे? PCl5 से, तो कंपाउंड बना C। तो A, B और C क्या क्या है ये आप मुझे बताइए। ठीक है, देखो बेटा ऑप्शन में क्या है, एक बार ऑप्शन देखो। अल्कोहल, 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 Cl। हमें ये पता है कि सोडियम इससे रिएक्शन नहीं करने वाला इससे, क्योंकि क्या बनाएगा भाई, कुछ है ही नहीं, एसिडिक प्रोटॉन नहीं, कुछ नहीं, तो डी ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन तीनों में पहला ए मॉलिक्यूल मुझे मिल चुका है, अल्कोहल। अब ये आंसर हो जाए। आपको पता है कि अल्कोहल में PCl5 डालेंगे तो बनेगा C2H5Cl, और Na डालेंगे तो बनेगा वो C2H5ONa।
और ये क्या था C2H5OH, बस हो गया। B सोडियम इथोक्साइड, C क्लोरीन। देखो ये रहा आंसर C। चलो क्लियर क्लियर बेटा। तो मैंने यहाँ पर वो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और जिनमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि सर ऐसे क्वेश्चन रिएक्शन में नहीं है, ये थ्योरी में क्वेश्चन याद कैसे करें। तो आपको याद नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना। एक बार एनसीईआरटी रीड करनी है अच्छे से, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे ही, ठीक है। तो चलो आज हमने डे 14 टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया। नेक्स्ट मिलते हैं डे 15 टेस्ट सीरीज के साथ। तो इसी जोश और इसी कंसिस्टेंसी के साथ देखते रहिए ईफा IIT JEE नीट प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।